सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक और नए व्लॉग में। तो आज का मेनली मेरा मोटिव है व्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरे पास है ना काफ़ी जैसे क्वेश्चंस आए थे। अभी इंस्टाग्राम पे भी आए थे, यूट्यूब पे भी आ रहे थे कमेंट्स वगैरह लोगों के, और पर्सनल भी लोग मेरे से पूछ रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे मेरे से कि भाई फाइलिंग का कैसे क्या प्रोसीजर है, आपने कहाँ से फ़ाइल लगवाई थी, और भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, किस तरह से कुल मिला के हम भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों के थोड़े वो जो डाउट्स हैं, मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन है और भी जितना स्टेजेस मैंने क्लियर किए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे से रिक्वायर्ड थे, मेरे से पूछे थे उन्होंने, तो वो सब मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो मेन मोटिव मेरा ये है वीडियो बनाने का। सो अब जुड़ रही इस व्लॉग में आपको बताएंगे भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, मेरा क्या प्रोसेस था, अभी क्या सिनेरियो चला हुआ है, वो सब बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे बेसिकली क्या होता है ना, मेनली जो लेवल होंगे वो 3 लेवल में अपना एडमिशन वगैरह होता है इसमें। ठीक है, 3 लेवल में सबसे पहले क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है। उसमें क्या होता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं अपनी। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है सारा ये। तो आप अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद सेकंड स्टेप, जब आपको वो डॉक्यूमेंट स्टेप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको होता है फाइनेंशियल चेक। अब जैसे काफ़ी सारे अपने काउंसलर्स हैं इंडिया में, जिनके पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि भी जीटी अप्रूवल होते हैं, तो कईयों के पास क्या होता है कि फाइनेंशियल चेक का अप्रूवल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आईडीपी की, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा है कि उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगती है फाइनेंशियल के, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं अपने काउंसलर के पास। तो वही अपना अप्रूव करते हैं, वही अपने एंड पे चेक करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो आपका वो लेवल कम हो जाता है एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी काउंसलर्स हैं जिनके पास आपको पहले, सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे, यूनिवर्सिटी रहेंगी, यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी। सेकंड स्टेप के लिए आप फर्दर अपना अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड स्टेप आपका होगा फाइनेंशियल चेक। फाइनेंशियल चेक में जो भी फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स होंगे, फीस वगैरह से रिलेटेड, पेमेंट क्या क्या होगी, कितनी कितनी कैसे होगी, क्या क्या आपने शो किया, वो सब होगा, बताऊंगा वो आपको आगे मैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, जीटी अप्रूवल। जीटी इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटीज़ में, और काफ़ी सारे काउंसलर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना अप्लाई किया था किसी काउंसलर के थ्रू, वो बताऊंगा आपको मैं। उनके पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जीटी अप्रूवल है। आईडीपी है, उनके पास अप्रूवल है जीटी। ठीक है, उसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, बस फाइनेंशियल चेक हुआ, डॉक्यूमेंट सबमिशन हुआ, उसके बाद आप फर्दर अपना अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। ठीक है, तो ये सब अपना प्रोसेस था। तो आपको बताऊंगा कि लेवल 1 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 ऑफ एप्लीकेशन, जो कि है डॉक्यूमेंट सबमिशन और चेक का अपना। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे अपने। सबसे पहले आएगी अपनी 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी कॉलेज डिग्री। अब वो लोग क्या चेक करते हैं कई बार कि भी गैप भी हो जाता है बच्चों की स्टडीज़ में 10th 12th में, तो उस पर भी क्वेश्चनिंग हो जाती है कई बार। इफ़ इन केस अगर जैसे मेरा था, मेरे केस में कोई गैप था नहीं। आई थिंक मैंने 15 या 16 में 10th की थी, उसके बाद मैंने 18 या 17 में अपनी 12th की थी। उसके बाद ही कंटिन्यूस मैंने अपनी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। 2021 में मेरी बैचलर्स ओवर हो गई थी, तो तब से मैं कंटिन्यूस जॉब कर रहा था। ठीक है, तो अपना यही था, 10th 12th की मार्कशीट ले ली। उसके बाद कॉलेज की डिग्री भी मांगती है वो, और कॉलेज की डिग्री के साथ मार्कशीट लगेगी हर एक सेमेस्टर की आपकी। हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। उसमें वो चेक करते हैं, परसेंटाइल वगैरह चेक करते हैं कि भाई अबव आई थिंक आपके समथिंग 55 या समथिंग आपकी होने चाहिए अबव। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है कि 55% से 55% से अबव होने चाहिए आपके मार्क्स वगैरह उसमें। उसके बाद अगर, अब जैसे मैंने अपनी क्लियर की थी बैचलर्स 2021 में, फाइलिंग मैंने की थी अपनी 2023 में, 2023 में, तो 2 साल का गैप हो गया। अगर आपकी स्टडीज़ में गैप है तो गैप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। फिर आप कोई जॉब भी शो कर सकते हो उसमें। जैसे मेरे केस में था, मैंने जॉब की थी। काफ़ी बंदे होते हैं जो जॉब नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो कोई कोर्स अपना शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने मास्टर्स आगे कर लिया अपनी, या कोई और कोर्स कर लिया, डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह नहीं चलेगा, क्लियरली बताऊँ आपको मैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चलेगा उसमें। जॉब का मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने मेरे प्रोसेस में क्या था, जॉब मैंने शो की थी 2021 से लेके 2023 तक की पूरी अपनी जॉब शो की थी मैंने। उसमें क्या क्या उन्होंने रिक्वायर लिया था, उसमें थी सबसे पहले जॉब का ऑफर लेटर, जो कि मेरा था 2021 का, आई थिंक फरवरी या अगस्त का था मेरा। तो वो जॉब ऑफर लेटर बनेगा आपका। उसके बाद आपके ना 6 महीना, सॉरी 3 महीने की, फॉर एग्जांपल आज अप्लाई कर रहे हैं आप अपनी, अभी है फिलहाल अप्रैल, तो आपको पूछेंगे वो लोग मार्च की अपनी सैलरी स्लिप, और मार्च के बाद आपसे पूछेंगे भी वो लोग फेबररी की और अपनी जनवरी की सैलरी स्लिप पूछेंगे। उसके भी आप आगे फर्दर अपनी फाइल को बढ़ाएंगे, एप्लीकेशन को आगे लेके जाएंगे वो। उसके साथ साथ आपको क्या रहेगा, अकाउंट स्टेटमेंट लगती है आपकी। फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या था भाई, अब पिछले 6 महीने की आपसे अकाउंट स्टेटमेंट मंगाएंगे वो।
अकाउंट स्टेटमेंट में, वो जॉब की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, कि भी कोई अगर जॉब अपनी शो करता है कि भी मैंने जो अपना गैप फुलफिल किया वो जॉब से किया है, तो उसमें क्या होगा, अकाउंट स्टेटमेंट लगती है आप लोगों की। अकाउंट स्टेटमेंट में क्या रहेगा, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट देंगे आप बैंक से डाउनलोड करके। कई बार मैं आपको वो बताऊंगा हार्ड कॉपी वाला सीन भी, बैंक से अपना PDF वगैरह डाउनलोड किया आपने, उसमें क्या होगा, आपकी वो चेक करेंगे 6 महीने की सैलरी क्रेडिट आपके अकाउंट की। इतनी बारीकी से जनरली चेक होता है हरियाणा के केस में, या फिर यूजुअली आई डोंट नो कि और स्टेट्स का होता है कि नहीं होता। मेनली हरियाणा से मैंने अप्लाई किया था, तो हरियाणा में तो होता है कि भाई एक एक महीने की आपकी सैलरी वो चेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट एकदम खंगाल देते हैं बिल्कुल वो, ठीक है। उसके बाद भाई अकाउंट स्टेटमेंट के साथ साथ क्या रहेगा, अकाउंट स्टेटमेंट आपकी PDF में अगर वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है इसमें केस में, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि बैंक से अपनी विद स्टैम्प आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी अकाउंट स्टेटमेंट की 6 महीने की। तो आप बैंक जाएंगे, सिंपली बैंक में बोलेंगे कि फॉर्म होता है अपना, फॉर्म फिल करके दे देंगे, वो थोड़ा वो चार्ज लेंगे प्रिंट आउट वगैरह का। उसके बाद बैंक जाके अपना स्टेटमेंट निकलवा लेंगे। स्टेटमेंट निकलवाने के बाद अब हर एक पेज पे कोशिश करना बैंक की आपकी स्टैंप लग जाए, क्योंकि फिर वही बात है, यूजुअली बैंक वाले क्या करते हैं ना, फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे ही स्टैम्प मारते हैं। तो कई बार क्या होता है वो उसमें भी इशू क्रिएट कर देते हैं कि भी हर एक पेज पे चाहिए। जैसे मेरे केस में क्या होता है, पहले मैंने हर एक पेज पे अपना लगवा दी थी स्टैम्प, ठीक है। उसके बाद मेरी डेफर हो गया था, मेरा जो कोर्स था, मेरा कोर्स हो गया था, मेरा इंटेक था वो डेफर हो गया था। तो उसकी वजह से उन्होंने फिर दोबारा से वही सेम चीज़ रिपीट कराई कि दोबारा बैंक जाइए, दोबारा से स्टेटमेंट अपनी लेके आइए, उसके बाद स्टैंप लगवाइए। अब मेरे केस में क्या हुआ, फिर उस टाइम पे जो बैंक में बंदे थे, एम्प्लॉय थे, उन्होंने फर्स्ट पेज पे और दूसरे टाइम पे फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे स्टैंप लगा दी। मैंने वो सबमिट कर दिए। उसके बाद फिर उनका यूनिवर्सिटी का मेल आया कि भी आपको हर एक पेज पे बैंक की स्टेटमेंट लगवानी है, सॉरी स्टैंप लगवानी है। ठीक है, फिर दोबारा बैंक गया, दोबारा बैंक से मैंने स्टैंप लगवाई। तो ये होता है कि यूजुअली क्या होता है, PDF से भी काम चल जाता है। अगर नहीं चलता है, वो लोग आगे अपना सेटिस्फाई नहीं होते हैं यूनिवर्सिटी वाले मेनली, तो यूनिवर्सिटी आपको डिमांड करेगी कि आप आगे से बैंक से हार्ड कॉपी लेके आइए, उसमें बैंक की स्टैंप होनी चाहिए हर एक पेज पे, तो वो आपकी लगेगी। और सैलरी में आपका क्लियर होना चाहिए, कोई UPSC सैलरी मत लेना कभी भी। अगर आप कभी भी अपनी सैलरी क्रेडिट कराते हैं तो UPSC सैलरी मत लेना आप लोग। NEFT होनी चाहिए जहाँ कंपनी का नाम मेंशन हो आपकी। उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर क्या रहेगी। फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स में रहेगी, कंपनी से वेरिफिकेशन हो गया आपकी, जहाँ आपने जॉब की है। जैसे मेरी कंपनी में गुड़गांव में जॉब की थी, ट्रैंक टेक्नोलॉजीज़ में। तो वहाँ उनके पास मेल गया था HR के पास, वहाँ से वेरिफिकेशन हो गया तो इजीली हो जाता है। अगर आप जॉब भी करते हैं नहीं भी करते हैं, तो जो भी आपका लिंक होगा उसके थ्रू आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ITR 2 साल की। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली 3 साल की मांग लेते हैं वो लोग, लेकिन 2 साल में काम चल जाता है। ITR लगेगी 2 साल की पेरेंट्स की, जो आपको फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे फादर थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो जो भी स्पॉन्सर करेंगे आपको, फादर हो गए, आपके गार्जियन हो गए, सबकी ITRs लगेंगी 2 साल के एटलीस्ट। उसके अलावा ITR में जो इनकम होनी चाहिए टोटल, या तो सिंगल पर्सन की 7.5 लाख 8 लाख हो, उसके अलावा पूरी फैमिली की इनकम कम से कम 11 लाख के करीब होनी चाहिए, अगर आपको अपना केस आगे लेके जाना है तो। अदरवाइज जो है GTE में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको ITR में मेक श्योर कि 2 साल की ITR होनी चाहिए। उसमें इनकम, फैमिली इनकम, उसमें मदर की इनकम मिला लीजिए, फादर की मिला लीजिए, अगर आपके सिस्टर हैं या फिर और एल्डर ब्रदर हैं आपके, तो उन सबकी इनकम मिला के जो है कुल मिला के 11 लाख के करीब होनी चाहिए कम से कम। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो मैटरनल साइड के होते हैं गार्जियंस हमारे, या फिर अपने पैटर्नल साइड यानी कि मम्मी के साइड के लोग, मामा हो गए, या फिर पापा की साइड के चाचा ताऊ हो गए, तो ये सब भी हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं इसमें। लेकिन केस में क्या होता है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 30% तक ही हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो हमारे पेरेंट्स ही हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें चीज़। अब उसमें हम बात करते हैं, 2 साल की ITR हमारी होगी, सैलरी स्लिप की हमारी होगी। सेकेंडली क्या होगा, पेरेंट्स की बात आएगी, जो हमें स्पॉन्सर करेंगे, जो हमारी फीस आगे भरेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, लोग, इनको ये नहीं चाहिए गवर्नमेंट को या फिर यूनिवर्सिटी को कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई के तौर पे आ रहा है, कमाने के लिए आ रहा है। इनको अकाउंट में चेक करना होता है पैसा वगैरह, ठीक है। इनको ये चेक करना होता है कि उनका बैकग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, कि वो 2 साल सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, बच्चे वापस चले जाते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं, तो वो बोल सकते हैं कि यार गरीबी वगैरह अपनी कंट्री में नहीं भरना चाहते वो, तो ये रीज़न उनका। तो इसमें क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल आपने अब ITR की हम बात करें तो 2 साल की ITR अपने पेरेंट्स की शो की है। जैसे फादर की आपने शो कर दी कि वो अपना सैलरीड हैं, तो फादर की जो होगी वो सैलरी स्लिप चेक करेंगे।
सैलरी स्लिप के बाद उनकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे फादर की, उसमें वो फादर का भी चेक करेंगे कि भी कहाँ उनकी सैलरी क्रेडिट हुई है। इफ़ इन केस अगर आपके फादर सैलरीड नहीं है, खुद का काम करते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल फार्मिंग की बात करें हम लोग, तो फार्मिंग में वो लोग जे फॉर्म होता है, कई बार उसको कंसीडर कर लेते हैं। जे फॉर्म यानी कि जो आरडी होते हैं, वेंडर्स होते हैं अपने, उनके पास वो जो हम स्लिप मिलते हैं हमें कि हमारी इतनी जो आमदनी हुई थी, सैलरी अपने अपनी पैसे आए थे, हमारी इनकम हुई थी, अपनी जो भी हमारी क्रॉप्स थी वो सब सेल आउट करके, तो वो सब वो लोग चेक करते हैं जे फॉर्म वगैरह में। उसके अलावा यूजुअली क्या होता है, फार्मिंग वगैरह ना वो नहीं करते, कुछ किसी हद तक वो फार्मिंग वगैरह को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इफ़ इन केस अगर आपके पेरेंट्स जो होंगे वो होंगे भाई बिजनेस वगैरह होगा, तो जीएसटी नंबर वो लोग चेक करेंगे। जीएसटी नंबर है तो वेल एंड गुड, आईटीआर में अच्छा हो जाएगा आपका। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो एमएसएमई को ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो एमएसएमई अगर आपके पास है तो आप लोग फिर अप्लाई नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। आपको अच्छा प्रूफ ऑफ फंड दिखाना पड़ेगा उन्हें। अब एमएसएमई के बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, एक शोमन होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ना, अकाउंट में अपने सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक पैसा शो करना पड़ता है। कितना शो करना पड़ता है, तो मैं अपने टाइम पे बात करूँ तो मैंने शो किया था, 35 लाख शो किया था। उसमें क्या है, वो 35 लाख तो आप शो कर देंगे कहीं ना कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे उठा के कहीं ना कहीं से कुछ भी कर देंगे। बट सबसे बड़ा इशू क्या आता है ना उसमें, उसमें इशू आता है कि प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया को भी, क्या कहाँ से पैसा आया है। अगर कई बच्चे ऐसे भी हरियाणा साइड कहीं भी हो जाएंगे, वो तो खैर कई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो प्रॉपर्टी सेल करने में आपको सेल डीड चाहिए होती है, ठीक है। सेल डीड के अलावा अगर आपके पास भी अपनी सेविंग्स है, तो वो 6 महीने पुराना हो तो ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है। आपकी आईटीआर में हो जाता है कि 11 लाख की इनकम है पूरी फैमिली की, तो 35 लाख लाजमी हो जाएगा। एफडी वगैरह करा सकते हैं आप, सेल डीड हो सकती है आपकी। उसके अलावा जो बच्चे लोन लेते हैं, अब स्टडी लोन में क्या होता है, एजुकेशन लोन दो तरह से होता है, एक होता है कोलेट्रल और एक होता है नॉन कोलेट्रल, ठीक है। अगर आपके पास नॉन कोलेट्रल लोन है जिसमें कुछ भी आप चीज़ गिरवी नहीं रखते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है एचडीएफसी और आईसीआईसी वगैरह में, तो इसमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखते हैं आप लोग, अपना मॉर्टगेज नहीं रखते हैं एसेट वगैरह को, तो उसमें क्या रहता है, आप लोग अपना 70% तक ही लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल फीस आपकी थी लाइक लमसम आपकी 50 लाख फीस है, तो उसमें 70% आप अपना ले सकते हैं लोन में, नॉन कोलेट्रल। लेकिन स्टिल आपको एटलीस्ट 30% अपने अकाउंट में शो करना पड़ेगा। 8-10 लाख रुपये आपको कम से कम शो करने पड़ेंगे, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस केस में। अदरवाइज जीटी में रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो हो गया शो मनी की बात। और अपना 35 लाख में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख शो करें अकाउंट में, उसमें क्या क्या होता है, उसमें इनको देखना होता है कि भी 1 साल की फीस है बच्चे के पास 5 लाख के अंदर ही, और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो सब आपका आगे जाके बढ़ भी सकता है, कम तो होगा नहीं, करे बढ़ेगा ही आगे जाके, अभी शायद बढ़ भी गया हो। उसमें क्या होगा कि लिविंग एक्सपेंस है उसको बढ़ा देते हैं ये लोग, ठीक है। देन गैप का बता दिया, सैलरी स्लिप वगैरह का हो गया, ऑफिस वेरिफिकेशन का हो गया। उसके बाद क्या होगा, सिंपली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट आपको बता दिया मैंने, सारे मार्कशीट वगैरह का हो गया, लेवल 1 क्लियर हो गया आपका, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, आईटीआर वगैरह सब सबमिट होगी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से चेक होके अप्रूवल आ गया कि भी आपका लेवल 1 क्लियर हो गया जीटी का। देन जीटी का लेवल 2 होता है फाइनेंशियल चेक का। फाइनेंशियल चेक में आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रूफ ऑफ फंड्स, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप वगैरह सारी चीज़ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में होंगी। और आपका शो मनी होगा वो भी इसमें होगा, लोन चेक करेंगे लोन भी उसमें होगा, लोन का डिसबर्समेंट लेटर चाहिए होगा, डिसबर्समेंट सैंक्शन लेटर चाहिए होगा। और बैंक के पास भी वेरिफिकेशन जाएगी, बैंक वेरिफिकेशन कर देगा। उसके अलावा सेकंड स्टेज आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी भी फीस है इसके पास, बच्चे के पास, इनका केस अच्छा है, उसके बाद वो अप्रूव कर देंगे आपके इस केस को। सेकंड लिस्ट में एक और चीज़ चाहिए होती है अपनी, जैसे मेरे केस में नेटवर्थ भी बनवाई थी उन्होंने, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया नेटवर्थ बनवाते हैं, सीए के पास इजीली जाएंगे आप, तो वो नेटवर्थ आपको बना के दे देंगे। तो नेटवर्थ में जितना मैक्सिमम हो सके उतना अपना इनकम लिखवाइए आप, जो भी आपके पास इनकम है सारी चीज़ लिखवा दीजिए। उसमें एसेट्स हो जाएंगे, लाइबिलिटी मेंशन होती है, लाइबिलिटी जितना हो सके कम लिखवाइए, एसेट्स अपनी सारी लिखवा दीजिए A to Z। और अपने ज्वेलरी वगैरह हैं वो थोड़ा ज़्यादा लिखवा सकते हैं आप, जो आपके पास है उससे थोड़ा देन वो थोड़ा ज़्यादा लिखवाने के बाद उसके बाद क्या रहेगा, हो जाएगा आपका नेटवर्थ वगैरह हो जाएगी, फाइनेंशियल चेक आपका हो जाएगा। फाइनेंशियल चेक क्लियर होने के बाद कई बार क्या होता है, मोस्टली केसेस में ही, जैसे मेरे फ्रेंड है एक, उनके साथ भी हो गया था कि उनका लेवल 1 जो है इजीली क्लियर हो गया था। इजीली तो नहीं, बहुत मेहनत लगी थी, मशक्क़त लगी थी उस टाइम पे भी, वो क्लियर हो गया था। उसके अलावा क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप में आप लोगों से ना स्पॉन्सर की एक एफिडेविट भी लोग मंगवाएंगे भी, कोर्ट वगैरह से स्पॉन्सर के एफिडेविट बनवा के लेके आने होंगे भी। मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि अपनी एटलीस्ट 100 रुपीज़ की जो स्टैंप होती है वो स्टैंप के साथ आप लोग अपना सबमिट कराएं। और एफिडेविट सबमिट कराने के बाद आपका लेवल 2 क्लियर हो जाएगा।
जो रिजेक्शन अगर आता है तो इसी में आ जाता है, उसके आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होता है। और अगर रिजेक्शन आ भी गया आप लोगों का जीटी इसमें लेवल 1 या लेवल 2 में, आप रीअप्लाई कर सकते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। थर्ड क्या रहेगा, जब आपके दोनों लेवल क्लियर हो जाएंगे तो थर्ड आएगा आपका जीटीई इंटरव्यू। अब जीटीई इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चनिंग होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी नॉर्मल जीटीई इंटरव्यू होता है जिसमें आपका वीडियो कॉल पे या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, यूनिवर्सिटी से आपको कॉल आती है, मेल आता है वही इंटरव्यू वगैरह के लिए। उसमें नॉर्मली आपसे यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जेन्युइन और बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं। जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट कराया है, प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह का, फैमिली के बारे में, आपके बारे में, आपके कोर्स के बारे में, वो सब पूछते हैं वो लोग। तो उसके बाद अपना जीटीई का लेवल 2 क्लियर हो जाएगा। लेवल 2 क्लियर होने के बाद आपका सर लेवल 3 जो जीटीई का मेन इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल ऑफर लेटर आ जाएगा। फाइनल ऑफर लेटर के बाद आप लोगों को फीस अपनी सबमिट करनी है। जो सेविंग्स आपकी, या तो अपने सेविंग्स अकाउंट से पे कर सकते हैं आप। वो कैसे होगी फीस आपकी पे, सेविंग्स अकाउंट से कर सकते हैं या तो आप अपनी, या फिर सेविंग्स अकाउंट से नहीं करेंगे, लोन से करना है तो लोन से डिसबर्स करेंगे, डिसबर्समेंट लेटर लगेगा आपका एक, उसमें डिसबर्स कराने के बाद आप वो पे कर सकते हैं। आपको फॉरेक्स करानी पड़ेगी। फॉरेक्स में मतलब फॉरेक्स के लिए भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग अपने डिफरेंट प्राइजेस है सबके। तो जो भी आपको बेस्ट प्राइस लगे वहाँ से आप करा सकते हैं। जैसे रेमिटेक्स हो गया, अपना WSFX हो गया, उसके बाद अपना एक और था, भी शायद नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, EBIX कैश हो गया, ठीक है। तो ये सारे हैं, काफ़ी सारे हैं इंडिया में भी। तो इन सब के थ्रू अपनी फॉरेक्स वगैरह करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में फीस पे कर देंगे, सेविंग्स अकाउंट से आप अपने उनके पास ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन अकाउंट से उनके पास ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसी फीस पे होगी आपकी आगे चली जाएगी, उसके बाद वो TT रिसिप्ट भेज देंगे, स्विफ्ट कॉपी शेयर कर देंगे बैंक वाले आपको या फिर फॉरेक्स वाले आपको, कि भी हमने फीस आगे फर्दर पे कर दिया। वो यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए आप। यूनिवर्सिटी वो वेरीफाई करेगी कि उनके अकाउंट में फीस रिफ्लेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद फीस रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपको फाइनल एक COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आप लोगों को साइन कर देगी। असाइन करने के बाद आप लोगों को शेयर कर देगी वो। उसका क्या रहेगा, कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी एनरोलमेंट की भी, इस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। अब उस COE के बिहाफ पे आप अपनी फर्दर फाइलिंग कर सकते हैं वीज़ा की, ठीक है। वीज़ा में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है वैसे भी, तो इंटरेस्ट भी ऐसे नहीं आता लोगों को देखने में और सुनने में भी। तो डिफरेंट आपको वीडियो बनाऊंगा कि वीज़ा फाइलिंग में क्या क्या प्रोसीजर था, क्या क्या मतलब मेनली डॉक्यूमेंट्स हैं। यूजुअली तो यही डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट्स आपके आगे लगेंगे जाके वीज़ा के लिए भी, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर जीटी क्लियर हो गया ना तो ये समझिए कि आपका 80% केस जो है ईजिली सॉल्व हो गया है। आज के टाइम का तो मेरे को पता नहीं, बट मेरे टाइम पे तो ऐसे ही था कि भाई इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपका जीटी क्लियर हो गया तो चांसेस आपके वीज़ा के ज़्यादा हैं ईजिली, ठीक है। उसके बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा जाएगा देना, ईजिली अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना। बाकी अगर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस होंगे, कुछ और डाउट्स होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरे से पॉसिबल होगा आप लोगों की हेल्प करी जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग काउंसलर्स की। देखिए वैसे तो काफ़ी सारे काउंसलर्स हैं इंडिया में, आप कहीं से फाइलिंग करा सकते हैं, बट जो मैंने फाइल कराई थी वो कराई थी मैंने MBBS एक्सपर्ट अपना रोहिणी में, रोहिणी न्यू दिल्ली में MBBS एक्सपर्ट। उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम वगैरह मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो उनके थ्रू मैंने अपनी फाइलिंग वगैरह कराई थी। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस। क्या हुआ था, जो दीपक कुमार हैं, ब्रदर है जो दीपक कुमार हैं, उन्होंने मेरी फाइलिंग में सारी हेल्प की थी। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में। अब एक एक छोटी चीज़ के लिए मेरे को 10-10 बार फ़ोन करते थे। कोई काउंसलर ऐसे नहीं करेगा, आपको सिंगल मैसेज ड्रॉप करके छोड़ देंगे, बट उन्होंने मेरे को पर्सनली गाइड किया। पहले तो एक एक चीज़ के लिए मेरे को फ़ोन करके बताया कि भी ये चीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी इशू आता था यूनिवर्सिटी से, कुछ भी आता था मेरे को इन्फॉर्म करते थे वो लोग। तो मेरे को तो मतलब इतनी हेडेक नहीं थी, क्योंकि हैजल फ्री हो गया था मेरे लिए उनके होते हुए सारा प्रोसेस मेरा। तो आप लोग भी वहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, अपनी फाइलिंग वगैरह वहाँ से करा सकते हैं। और वीज़ा मेरा ज़्यादा टाइम नहीं, आई थिंक वीज़ा में थोड़ा टाइम लगा था, बट जीटी मेरा बहुत जल्दी क्लियर हो गया था। जीटी बहुत बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि जीटी वगैरह के बारे में सब कुछ मेरे को बताया हुआ था, नेटवर्क वगैरह भी। आधे डॉक्यूमेंट्स वैसे भी थे कि मैंने खुद नहीं बनाए थे, उन्होंने खुद ही मेरे बनाए थे, जाके डॉक्यूमेंट कोर्ट वगैरह से, एफिडेविट वगैरह सब बनवाना, सैंपल वगैरह किसी चीज़ का उनको मेरे को चाहिए होता था, वो बता देते थे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके इस टाइप से बनेंगे। तो प्रॉपर गाइडेंस मिली मेरे को वहाँ से, इसीलिए मेरा आज मैं यहाँ बैठा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। और वर्थ इट है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वर्थ इट है आना यहाँ पे आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग काउंसलर को भी कंसिडर कर सकते हैं, MBBS एक्सपर्ट है। उनका एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कुछ डाउट्स होंगे आपके, सो यू गाइज कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।